बच्चों हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे कि हमें पता ही है कि स्टैंडर्ड अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड बनाने के लिए आईसीआई इशू करती है, जिसको फॉलो करना होता है और इससे कंपैरिजन इजी हो जाता है। हम अलग अलग कंपनी के अकाउंटिंग पर रिलायबल तरीके से हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है और आगे जाकर सीए फाइनल में तो जब आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो उसमें पूरा पेपर ही इंटरनेशनल हमारा इंडियाज पर टिका हुआ है ना। तो इंडियाज थोड़ा एडवांस वर्जन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। अभी तो आपके कोर्स में थोड़े से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अलग अलग लेवल पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएंगे, कुछ सी इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में, कुछ ग्रुप 2 में और कुछ आएंगे फाइनल्स में, लेकिन इंडिया सब के सब आ जाएंगे फाइनल में। तो बहुत इंटरेस्ट लेकर समझकर अगर हम इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। पहली सीढ़ी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करना चाहिए, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहा है उसे ये पता चल सके कि आपने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करी थी। स्टेटस एंड एप्लीकेबिलिटी AS1 मैंडेटरी है, ये 1491 से एप्लीकेबल हो गया है। कंपनीज जो रजिस्टर्ड है और 1956 या अब तो 2011 और पार्टनरशिप पर सोल प्रोप्राइटर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रस्ट सोसाइटी सबके ऊपर एप्लीकेबल है। आपको चाहिए कि जो आपके पास स्टडी मटेरियल आता है और इसकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रो फॉर्म में बिल्कुल एग्जैक्ट ओरिजिनल लैंग्वेज में भी आपको स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, यहाँ से पढ़ने के बाद उसे जरूर पढ़ें। वो थोड़ा सा मुश्किल है, समझ में कम आएगा, लेकिन एक बार ये पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा कि उस टिपिकल लैंग्वेज से ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा वो भी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका और स्कोप क्या है? जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो एंटरप्राइजेस क्या करते हैं, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करते हैं। अलग अलग कंपनी अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करती है। These policies significantly affect position shown in the financial statements. इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर काफी असर पड़ जाता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है वैल्यूएशन में। तो ऑब्जेक्ट है इसका कि बेसिक प्रिंसिपल बताए हमें कि हमें कैसे कैसे अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमने फॉलो करी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हुए उसको डिस्क्लोज कैसे किया जाए। These accounting policy affect the state of affairs and P&L of enterprise। तो जो जो पॉलिसी हमने यूज करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए, उन सबको एक जगह डिस्क्लोज किया जाए और कौन कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए, उसके लिए क्या लॉजिक, क्या रीजन होना चाहिए, क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होना चाहिए, वो सारी बातें आएंगी। सबसे पहले हम सीखते हैं कि क्या है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। कुछ ऐसी एजम्पशंस हैं जो हर एक अकाउंटिंग में आपको एज्यूम करनी है कि अकाउंटिंग हुई है तो ये एजम्पशंस फॉलो की गई होगी और इसे अलग से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये डिस्क्लोज नहीं भी कर रखा तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस अकाउंटिंग करते हुए फॉलो की गई थी। जैसे फर्स्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमें क्या बताती है कि हमारा बिजनेस लंबे समय के लिए चलता रहेगा, हमारे बिजनेस में अभी उसे बंद होने की कोई चांसेस संभावना नहीं है। इसी वजह से हम अपनी फिक्स्ड एसेट को कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पे दिखाते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पर, क्योंकि उसे बेचना तो है ही नहीं, हमारा बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो हमारी जो भी अकाउंटिंग है उसके लिए मेन पिलर, मेन बेस यही है कि हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं और एज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा। तो एंटरप्राइज नॉर्मली ये सोचती है कि उनका लंबे समय तक बिजनेस चलता रहेगा। इनकी ना तो कोई इंटेंशन है और ना ही कोई ऐसी सिचुएशन है जिसे इन्हें बिजनेस जल्दी बंद करना पड़े। आज की डेट में तो कम से कम ऐसा नहीं है। दूसरा है कंसिस्टेंसी। कोई भी मेथड, कोई भी पॉलिसी
जो हम यूज कर रहे हैं उसे कंसिस्टेंटली लगातार बार बार हर साल यूज करते चले जाएं अनटिल अनलेस वो जरूरी हो जाए कि उसे चेंज करना है, गवर्नमेंट मना कर दे, लॉ मना कर दे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मना कर दे, या कोई और बहुत ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन हमें पता चले दूसरे मेथड से हो सकती है। अदरवाइज हम सेम ही अकाउंटिंग पॉलिसी मेथड यूज करते रहें बार बार हर साल ताकि कंपैरिजन पॉसिबल हो सके। तो ये एज्यूम किया जाएगा, कुछ भी नहीं कहा गया है, तो इस साल जो अकाउंटिंग पॉलिसी यूज की है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि पिछले सालों में भी ये यूज की गई थी। थर्ड वन इज एक्रूवल। एक्रूवल का मतलब कि हम अकाउंटिंग ड्यू बेसिस पर करेंगे, ना कि कैश बेसिस पर। अकाउंटिंग को कैश बेसिस पर भी किया जा सकता है ड्यू, या एक्रू बेसिस पर भी किया जा सकता है। एक्रू बेसिस मतलब जिस साल का खर्चा उसी साल लिखेंगे, चाहे पेमेंट हुई है या नहीं। जिस साल की इनकम है उसी जिस साल का रिवेन्यू है उसी ईयर में लिखेंगे, चाहे पैसा मिला है या नहीं। तभी हम क्रेडिट सेल भी लिखते हैं, तभी हम क्रेडिट परचेजेस भी लिखते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ये सब एक्रूवल कॉन्सेप्ट की वजह से ही आते हैं। तो हम रिवेन्यू कॉस्ट को हम रिकॉग्नाइज करेंगे जिस पीरियड से वो रिलेट करते हैं, ना कि उस पीरियड से जिसमें पेमेंट हुई है या मिली है। तो हमें ये एज्यूम करना है ये तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई हुई है, अगर इसके बारे में कुछ नहीं बताया, और अगर ये अप्लाई करी है तो इसे डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है ए लिमिटेड ने लीव एनकैशमेंट दिया अपने एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट पर। अमाउंट्स ऑफ पेड इज स्टेटेड एज एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर एंड चार्ज P&L. However, payment of gratuity to retiring partner is made out of the gratuity fund which is maintained as per the actual valuation. बच्चों एक बार बताओ, अब ग्रेचुटी और लीव एनकैशमेंट ये हर साल ड्यू होते हैं, तो ग्रेचुटी के लिए तो हमने वैल्यूएशन से ग्रेचुटी फंड बना दिया, हर साल ड्यू करा, और जिस साल पेमेंट करा उस साल पेमेंट करने के बाद जो ऑलरेडी ग्रेचुटी फंड बना रखा है उससे सेट ऑफ हो गया होगा, तो ये तो एक्रूवल बेसिस पर हो गया। लेकिन लीव एनकैशमेंट को ऐसा नहीं किया, लीव एनकैशमेंट उसी साल में हमने एक्सपेंस लिखा जिस साल हमने उसकी पेमेंट करी है। ये अकाउंटिंग ठीक नहीं है, क्योंकि हमें उस साल एक्सपेंस लिखना चाहिए जिस साल से रिलेट करता है। तो जिस जिस साल की लीव है उस साल हमें ड्यू करना चाहिए था, तो ये अकाउंटिंग ठीक नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? Accounting policy refer to specific accounting principle and methods of applying this principle by enterprise in the preparation and presentation of financial statements. जो मेथड हमने, जो प्रिंसिपल हमने अप्लाई करें, यूज करें अकाउंटिंग करते हुए, उन्हें हम अकाउंटिंग पॉलिसीज बोलते हैं। कोई सिंगल लिस्ट नहीं है कि ये लिस्ट है और ये अप्लाई हो सकता है। बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसी है, अलग अलग कंपनी अलग अलग जगह अप्लाई कर सकती है। द चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग principle and the method of applying those principle by the enterprise depend on the circumstances in which the enterprise operates. तो ऐसा नहीं है कि हमें एक लिस्ट बनाकर कह देंगे सबको अप्लाई हो जाएगा। सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, कौन सी स्टेट में है, उन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए हमें अकाउंटिंग पॉलिसी को यूज करना पड़ता है। तो कोई सिंगल लिस्ट नहीं है जो सब पर अप्लाई हो जाएगी। Different accounting policy may be adopted by enterprise in respect of method of depreciation. हम depreciation के मेथड को, अलग अलग मेथड को लगा सकते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में लीफो, फीफो, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट लगाया जा सकता है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड एसेट, कॉस्ट पर, मार्केट वैल्यू पर, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर। कंटीजेंट लायबिलिटी को कैसे हम अपने बुक्स में रियलाइज करते हैं, कब लिखते हैं। गुडविल का ट्रीटमेंट कितने साल में हम उससे राइट ऑफ करते हैं, कब लिखते हैं। अगर लॉन्ग टर्म हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको हम किस बेसिस पर एक्रू करते हैं प्रॉफिट को। कंस्ट्रक्शन के दौरान जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम कैसे डील करते हैं, और फॉरेन करेंसी को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक्सेट्रा। ये एक थोड़ी सी लिस्ट है, इनके अलावा भी काफी जगह हम अकाउंटिंग पॉलिसी का यूज करते हैं। तो कंसिडरेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करते हुए हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। हम अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी है उस अकाउंटिंग पॉलिसी को
अप्लाई करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। While selecting any accounting policy, an enterprise should take into consideration the following. हमें मेनली 3 बातों का ध्यान रखना है जब भी हम कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, नई पॉलिसी लेना चाहते हैं। प्रूडेंस, मेटीरियलिटी एंड सब्सटेंस और फॉर्म। एक एक करके देखते हैं क्या है ये प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है कि सारे एक्सपेक्टेड लॉसेस को तो हम कंसीडर कर लें, लेकिन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ना कंसीडर हो जब तक वो रियलाइज नहीं हो जाते। कंजर्वेटिज्म मींस हमने एक कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। प्रोविजन इज मेड फॉर एक्सपेक्टेड लायबिलिटी एंड लॉसेस, बट प्रॉफिट तभी रिकॉग्नाइज हो जब वो एक्चुअल में रियलाइज हो जाए, हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी हो। एक तो प्रूडेंस का ध्यान रखना है। दूसरा मेटीरियलिटी। मेटीरियलिटी क्या बताती है कि कोई भी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारी डिस्क्लोज होनी चाहिए, सेपरेटली डिस्क्लोज होनी चाहिए। जो हमारे डिसीजन, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने वाले हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने वाले, यूज करने वालों को जो इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस कर सकती है, जो उनके डिसीजन को चेंज कर सकती है, वो एक मटेरियल इंफॉर्मेशन होती है, वो अलग से डिस्क्लोज होनी चाहिए। और जो मटेरियल नहीं है, जिसकी वैल्यू नहीं है, उसे अलग से शो करने की जरूरत नहीं है। ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। All material, substantial and important items should be disclosed in the financial statements. Third one is substance और form. हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी हो कि जिसके अंदर हम एक्चुअल पोजीशन के हिसाब से अकाउंटिंग करें, ना कि लीगल पोजीशन के हिसाब से। जैसे हायर परचेज एग्रीमेंट होता है, 3 साल का सपोज हायर परचेज एग्रीमेंट है और 3 साल के बाद में हम ओनर बनेंगे उस प्रॉपर्टी के, तो 3 साल तक तो हम उसके ओनर है ही नहीं, लीगली हम उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है, पेमेंट भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन हम लोग उसको यूज करें एज ए ओनर, तो लीगली हम उसके ओनर नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उसको एज ए ओनर यूज कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग कहता है कि आप उसको एज ए ओनर असेट को बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। तो ये लीगल पोजीशन के हिसाब से अकाउंटिंग नहीं हुई है, एक्चुअल पोजीशन के हिसाब से हुई है। इसे बोलते हैं सब्सटेंस और फॉर्म। It is not merely the form but the substance that matters. So the accounting treatment and presentation should be governed by their substance. मतलब जो एक्चुअल पोजीशन है उसके हिसाब से अकाउंटिंग करें, ना कि फॉर्म के हिसाब से, लीगल पोजीशन के हिसाब से। आपने एक घर खरीदा है, आपने पेमेंट कर दिया है, आप उस घर में रहने लग गए, बस अभी लीगली वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, अभी आपके नाम पर रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो आप क्या उसे दिखाएंगे? नहीं, बिल्कुल दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे और अकाउंटिंग में एज ए ओनर उसको असेट को दिखाएंगे, क्योंकि अकाउंटिंग कहता है सब्सटेंस और फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2, बी लिमिटेड ने अपनी बिल्डिंग को 35 करोड़ में बेचा है, पोजीशन दे दिया है और बुक वैल्यू 20 करोड़ है, तो 15 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है, लेकिन एंड तक अभी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई है। इस वजह से कंपनी इसे रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहती है सेल को, और जो पैसा मिला है इसे एडवांस फॉर सेल दिखाना चाहती है। एज ए ऑडिटर क्या आप कहेंगे ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम सब्सटेंस और फॉर्म के हिसाब से अप्लाई करेंगे और लीगल पोजीशन चाहे नहीं है, लीगली चाहे अभी भी हम उसके ओनर हैं, लेकिन एक्चुअली वो असेट बिक चुकी है, पैसा मिल चुका है, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो चुका है, तो सेल की एंट्री बन जानी चाहिए। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। हम कभी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करते हैं तो कब करें, क्यों करें, कैसे करें? तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, AS1 कहता है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी दैट हैज ए मटेरियल इफेक्ट, जिसका काफी अच्छा खासा इफेक्ट पड़ा है इन द करंट पीरियड और इज एक्सपेक्टेड टू हैव इन लेटर पीरियड शुड बी डिस्क्लोज्ड। अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है और करंट ईयर में उस पर प्रॉफिट पर, फाइनेंशियल पोजीशन पर कुछ मटेरियल इफेक्ट आया है, तो उसे डिस्क्लोज करिए, और अगर फ्यूचर में भी कोई मटेरियल इफेक्ट आने वाला है तो उसे भी डिस्क्लोज करिए। द अमाउंट बाय विच एनी आइटम in the financial statement is affected by such change should be disclosed. Where such amount is not ascertainable, such fact should be indicated. Suppose change है, इफेक्ट है, लेकिन इफेक्ट कितना है हम पता नहीं लगा सकते, तो आपको ये भी बात बतानी पड़ेगी कि इफेक्ट है, लेकिन हम उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि कितना इफेक्ट है।
AS5 deals in detail with the change in accounting policies. चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए हमारे पास एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है, तो वो हमें बताता है कि कैसे उसकी डीलिंग हो, कैसे उसमें हम चेंजेस करेंगे. It may be noted that a change in accounting policy made in the light of AS5 is not in contravention of the fundamental accounting assumption of consistency as given in AS1. AS1 में हमारी 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption थी, जिसमें से एक थी कंसिस्टेंसी, कि हम लगातार बार बार हर साल एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करते चले जाएं. इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंटिंग पॉलिसी कभी लाइफ में चेंज नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के हिसाब से. और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या कहता है वो भी सुन लो. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 ये कहता है कि अगर आपको लॉ कहता है, अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि ये वाली जो आप पॉलिसी यूज कर रहे हो ये ठीक नहीं है, दूसरी यूज करो, तो आपको चेंज करनी चाहिए. और अगर आपको लगता है कि जो नई अकाउंटिंग पॉलिसी है वो ज्यादा बेहतर है, जो अभी हम कोई लॉ नहीं कह रहा है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं कह रहा है, लेकिन नई अकाउंटिंग पॉलिसी जो आप यूज करना चाहते हैं वो बेहतर है पहले से, वो ज्यादा अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंटली नहीं कि हर साल आप चेंज करते चले जाए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, डी लिमिटेड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लगाते थे 10%, अब इन्होंने 5% लगाना शुरू करा है. तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी में डिफरेंट नहीं है, चेंज नहीं है. अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज ये होता है कि हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लगाना ही बंद कर रहे हैं. ये तो जस्ट एस्टिमेशन में. देखिए, देयर इज डिफरेंस बिटवीन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट. अब एस्टिमेट में तो चेंज हो सकता है, जैसे हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, हमने सोचा 10 साल की लाइफ है और हमने पहले साल 1/10% डेप्रिसिएशन लगा दिया. 2-3 साल के बाद हमें पता चला कि इसकी लाइफ 10 साल नहीं 5 साल है या 6 साल है. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बचा हुआ जो टाइम पीरियड उसमें बची हुई पूरी वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाना है और डेप्रिसिएशन का रेट बढ़ जाएगा. तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है. चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कब होता, जब हम स्ट्रेट लाइन के बजाय WDV लगाने लगते हैं. तो यहां पर भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये केवल चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है. ठीक है. और अगर कोई मेजर इफेक्ट है तो बता दीजिए, वैसे ये कोई मेजर इफेक्ट नहीं है. डिस्क्लोज क्या क्या करना पड़ेगा आपको, टू एंश्योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. It is necessary that all significant accounting policy adopted in preparation and presentation of financial statement should be disclosed. पहली बात तो ये कि जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसी है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन को छोड़ दो, जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसी मेथड यूज करें, प्रिंसिपल अप्लाई है, उन्हें सबको डिस्क्लोज करो. और एक जगह डिस्क्लोज करो, वन प्लेस. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होना चाहिए वो. फाइनेंशियल स्टेटमेंट, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाते हैं, साथ में इसे भी आप एक पार्ट बनाइए. एक ही जगह सारी अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करिए. एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज ए मटेरियल इफेक्ट इन करंट पीरियड और लेटर पीरियड शुड बी डिस्क्लोज. ये भी डिस्क्लोज करिए. अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल फॉलो किया गया है तो इसकी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर ये फॉलो नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा. अगर ये फॉलो नहीं हुए हैं तो आपको बताना पड़ेगा. ठीक है. ये है क्वेश्चन नंबर 4. सी लिमिटेड की पॉलिसी है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पर दिखाते हैं और करंट इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू या कॉस्ट जो भी कम है उस पर दिखाते हैं. ईयर 10-11 में कंपनी ने शो करा लॉन्ग टर्म को कैरिंग कॉस्ट, जो कैरिंग कॉस्ट इन्होंने दिखाई थी पहले कॉस्ट पर दिखाते थे, इस बार इन्होंने कॉस्ट लेस, जो भी उसकी वैल्यू डाउन हो गई है, डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, उस पर दिखाया है. और ये डिस्क्लोज नहीं करा है, ये गलत बात है. ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बनती है. आप पहले जहां किसी इन्वेस्टमेंट को हमेशा कॉस्ट पर दिखाते थे, अब आपने कॉस्ट माइनस परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पे दिखाना शुरू किया है. तो ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है.
अगर इसका मटेरियल इफेक्ट है तो ये भी बताना पड़ेगा कितना इफेक्ट इस साल और अगले सालों में पड़ेगा। अगर इफेक्ट के बारे में नहीं पता लगा सकते तो ये भी बताना पड़ेगा कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कितना इफेक्ट आएगा, लेकिन आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। तो कंपनी की पॉलिसी तो करेक्ट है, लेकिन डिस्क्लोजर बनता है। नोट्स फॉर द स्टूडेंट्स, द प्राइमरी मोटिव इन द सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी, क्या होना चाहिए, प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। जो भी हम अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाएं उसमें हमारा क्या आना चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू आना चाहिए। द मेजर कंसिडरेशन इन सिलेक्शन ऑफ पॉलिसी ऑफ प्रूडेंस, मेटीरियलिटी एंड सब्सटेंस और फॉर्म, ये हम पढ़ चुके हैं। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी हाउएवर कैन नॉट रेमेडी एन इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर आपने कोई गलत ट्रांजैक्शन गलत तरीके से लिखी है या गलत अकाउंटिंग पॉलिसी को आपने यूज करना शुरू कर दिया है, तो केवल उसका डिस्क्लोजर करने से आप बच नहीं पाएंगे कि अकाउंटिंग पॉलिसी गलत अपनाना शुरू कर दे, कह दीजिए हमने तो डिस्क्लोज कर दिया उसको। S1 डिस्क्लोज करने के लिए कहता है, नहीं, S1 ये भी कहता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी सही होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। बच्चों, उम्मीद है कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट हम AS2 पर जाएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो इसे अच्छे से पढ़िए और कोई भी टेंशन है तो मुझे बताइए, और अगर पढ़ लेंगे तो भी मुझे बताइए कि सर हमने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लिया है, ताकि मुझे अच्छा लगे कि आपने पढ़ाई करी है।